हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स का पार्ट 10। 10वां पार्ट करेंगे। यानी अपना टॉपिक चल रहा था डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट, और आपको मैंने बताया था मेल गैमेटोफाइट कौन होता है। यह पादप के जीवन चक्र की वह प्रावस्था है जो नर युग्मकों का निर्माण करती है। ठीक, तो मेल गैमेटोफाइट का मतलब हो गया नर युग्मकोद्भिद। और नर युग्मकोद्भिद को अपने परिभाषित कैसे करेंगे? यह पादप के जीवन चक्र की वह प्रावस्था है जो नर युग्मकों का निर्माण करती है। और एक बात और, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं ना, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, उनमें जो युग्मकोद्भिद होता है, चाहे नर युग्मकोद्भिद हो चाहे मादा युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट। ये बीजाणुद्भिद पर आश्रित रहता है भी। यानी जो गैमेटोफाइट होता है, चाहे नर हो चाहे मादा युग्मकोद्भिद हो, मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट, वो किस पर डिपेंड होता है, किस पर निर्भर होता है? बीजाणुद्भिद पर निर्भर रहता है। यानी जो युग्मकोद्भिद है वो बीजाणुद्भिद से ही पोषण या भोजन प्राप्त करता है। बीजाणुद्भिद को इंग्लिश में क्या कहते हैं अपने? स्पोरोफाइट। ये भी बताया था मैंने आपको, युग्मकोद्भिद एन हैप्लॉइड होता है और बीजाणुद्भिद 2n होता है। ठीक है, जो युग्मकोद्भिद होता है वो सिंपल स्ट्रक्चर है कंपैरिजन बीजाणुद्भिद के। जो बीजाणुद्भिद होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, जड़ तना पत्तियों में विभेदित होता है। और जो युग्मकोद्भिद है वो सिंपल है, कुछ ही कोशिकाओं से निर्मित होता है। तो ये तो सिंपल सी बातें थी। और अपनों ने डेवलपमेंट की बात की थी पिछली क्लास में, डेवलपमेंट स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट, और मैंने आपको बताया था कि नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन 2 चरणों में संपन्न होता है। पहला कौन सा था? पूर्व परागण परिवर्धन, यानी परागण से पूर्व, और दूसरा पश्च परागण परिवर्धन। 2 थे। देखिए, मैंने आपको अपने मोबाइल नंबर पिछली क्लास में भी बताए थे, दोबारा बता रहा हूं। ये मेरे मोबाइल नंबर है। अगर आपको टॉपिक से कोई दिक्कत है, टॉपिक से संबंधित समझने में, तो आप या तो कमेंट करें। ठीक है, वीडियो जब आप देख रहे होते हैं, कोई समस्या आ रही है तो वहां पर कमेंट करें यूट्यूब पर, या मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9588236604। तो देखिए, परिवर्धन की जो प्रक्रिया है नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, वो 2 चरणों में संपन्न होता है, पूर्व परागण परिवर्धन और पश्च परागण परिवर्धन। मैंने कल आपको पूर्व परागण परिवर्धन के बारे में बताया था, उसको अपने थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे। तो पहला स्टेप क्या था? परागण से पूर्व परिवर्धन या पूर्व परागण परिवर्धन। परागण से
पूर्व परिवर्धन या पूर्व परागण परिवर्धन, यानी डेवलपमेंट बिफोर पोलिनेशन। देखिए मैंने आपको ये बताया था इसमें कि जो लघु बीजाणु हैं, जो लघु बीजाणु हैं उसका साइज बढ़ेगा भी, उसका साइज या वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे अपने बढ़ा देते हैं। ये इंटाइन होगी और इसके बाहर एक्जाइन हो जाएगी भी, और जहां पर एक्जाइन अनुपस्थित है या सोपोरोपोलिनिन का अभाव है उसको कहते हैं अपने जर्म पोर। तो बाहर एक्जाइन, अंदर इंटाइन, साइज अपनों ने बढ़ा दिया है। देखिए वैक्यूल्स यानी जो रिक्तिकाएं हैं वो अपने को लघु बीजाणु में शुरू में देखने को मिलती है, लेकिन बाद में वो जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी रिक्तिकाएं गायब या लुप्त हो जाएगी। तो अपने इस डायग्राम में रिक्तिकाएं शो नहीं करेंगे, अपने यहां पर बस ये शो कर रहे हैं, ये जो न्यूक्लियस है वो। देखिए जो लघु बीजाणु है ये अपना माइक्रोस्पोर है, और ये नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है भी, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका। यानी लघु जो बीजाणु जो है ना, यानी लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर जो है वो नर युग्मकोद्भिद को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका अपने मान सकते हैं लघु बीजाणु को, यानी एक प्रकार का लघु बीजाणु ही ये यानी जो लघु बीजाणु है वो नर युग्मकोद्भिद ही है, ठीक। लेकिन ये प्रथम कोशिका है, यानी इस नर युग्मकोद्भिद का आगे और विकास होगा, आगे और परिवर्धन होगा। और परिवर्धन अपनों ने बताया है कि 2 चरणों में होता है, परागण से पूर्व परिवर्धन और पश्च परागण परिवर्धन। पहला चरण अपने कर रहे हैं। तो साइज बढ़ गया है अभी। अब इसमें समसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस, जिसके फलस्वरूप 2 केंद्रक बनेंगे। केंद्रक विभाजन के फलस्वरूप एक केंद्रक ये हो गया, एक केंद्रक ये हो गया। केंद्रक विभाजन हो गया, फिर कोशिका द्रव्य विभाजन होगा और कोशिका भित्ति का निर्माण होगा दोनों केंद्रकों के बीच में। तो अपने दिखा देते हैं इस तरीके से। तो यहां पर अपने को दिख रहा है कि 2 कोशिकाएं बनी है, लेकिन दोनों कोशिकाएं असमान है भी। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो 2 कोशिकाएं बनेगी वो असमान होगी, अनइक्वल, असमान। जो बड़ी कोशिका है उसको कहेंगे कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल, और जो छोटी कोशिका है उसको कहेंगे जर्म सेल या जनन कोशिका या जनरेटिव सेल, ठीक है। और इस द्विकोशिकीय संरचना को अपने कहते हैं परागकण, परागकण। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि कई बार लघु बीजाणु और परागकण अपने एक ही समझते हैं, और ज्यादातर किताबों में आता भी है लघु बीजाणु या परागकण, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे ये लघु बीजाणु और ये परागकण है, यानी पोलन ग्रेन, और ये माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु क्या होता है? एक कोशिकीय, ये द्विकोशिकीय। तो द्विकोशिकीय जो स्ट्रक्चर अपने को यहां पर दिखाई दे रही है वो है परागकण। और अब इस परागकण का, इस पोलन ग्रेन का क्या होगा? परागण, यानी जो परागकोश है वो फट जाएगा और जो परागकण है वो मुक्त हो जाएंगे। और परागकण जो मुक्त हो चुके हैं वो या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरेंगे या किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरेंगे।
तो इसको कहते हैं अपने परागण। तो अब तक की जो प्रक्रिया है वो किसमें आएगी? परागण से पूर्व परिवर्धन। अब अपने बात करते हैं कायिक कोशिका और जनन कोशिका की, इनकी थोड़ी डिटेल देखते हैं। तो पहले कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल, देखिए इसमें पहली बात जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि यह कोशिका आकार में बड़ी होती है, ठीक है, लार्ज इन साइज, यानी आकार में बड़ी होगी। इसका केंद्रक भी बड़ा होता है तथा गोलाकार होता है। जो न्यूक्लियस है वो भी लार्ज होगा और गोलाकार यानी स्फेरिकल गोलाकार। लेकिन कुछ समय बाद में जो केंद्रक है कुछ समय बाद में गोलाकार नहीं रहता है, वो अनियमित हो जाता है, अनियमित, इरेगुलर। तो देखिए जो कायिक कोशिका है वो आकार में बड़ी होगी, उसका केंद्रक भी बड़ा होगा और शुरुआत में जो केंद्रक है वो स्फेरिकल यानी गोलाकार होगा, लेकिन बाद में कुछ समय बाद में केंद्रक अनियमित हो जाता है, यानी उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं रहती है। अब देखिए कायिक कोशिका का काम क्या है? जो कायिक कोशिका है वो पराग नलिका के निर्माण में भाग लेती है, पराग नलिका के निर्माण में भाग लेती है। तो ये हो गई अपनी कायिक कोशिका। आगे करते हैं अपने जनन कोशिका। जर्म सेल या जनरेटिव सेल। जनन कोशिका जनरेटिव सेल। देखिए जो जनन कोशिका है प्रारंभ में यह गोल और लेंस के आकार की होती है। प्रारंभ में क्या है? प्रारंभ में यह गोल होगी, ठीक है, और लेंस के आकार की या लेंस की आकृति की, लेंस की आकृति की, लेंस के जैसी होगी दिखने में। लेकिन बाद में यह कर्मी या तर्करूपी हो जाती है। बाद में कर्मी या तर्करूपी हो जाती है। जैसे अपने देखें तो लेंस तो अपना जैसे ये हो गया, इस तरीके से अपने समझ सकते हैं कि ये तो हो गई लेंस के जैसी। और तर्करूपी का मतलब है या कृमि रूपी का मतलब फ्यूजीफोरम। फ्यूजीफोरम यानी इस तरीके से, इस तरीके से हो जाएगी ये, ठीक है, थोड़ी इलोंगेट दीर्घित हो जाएगी। थोड़ा सही देखें तो इस तरीके से अपने समझ सकते हैं इसको, इस तरीके से।
ठीक, इलोंगेट हो जाएगी, दीर्घित। तो ये लेंस क्या करती की होगी, और ये होगी अपनी तर्कु रूपी। देखिए तर्कु रूपी होने का फायदा क्या होगा कि जो जनन कोशिका का जो केंद्रक है या जो जनन कोशिका है वो परागनलिका में गति करती है, परागनलिका में गति करेगी, यानी परागनलिका में ये आगे की ओर बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए ये अपना परागकण है और ये परागनलिका बन रही है भी, तो अगर ये कोशिका ऐसी हो यदि लेंस की जैसी हो तो गति करने में दिक्कत आएगी, तो ये इस शेप में आ जाती है भी ताकि ये आसानी से गति कर सके। तो जो जनन कोशिका है वो तर्करूपी हो जाती है, क्यों हो जाती है, ताकि परागनलिका में इसकी गति सुगम हो, आसानी से ये मूव या गमन कर सके। देखिए जो जनन कोशिका है इसमें कोशिका द्रव्य कम मात्रा में उपस्थित होता है भी। जनन कोशिका में साइटोप्लाज्म कम मात्रा में उपस्थित, यानी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, ठीक है। और क्रोमेटिन की मात्रा तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। क्रोमेटिन यानी जेनेटिक मटेरियल, क्रोमेटिन की मात्रा तुलनात्मक रूप से अधिक, किससे अधिक, कायिक कोशिका से। तो ये अपनी हो गई जनन कोशिका। अब अपने अगला चरण करेंगे पश्च परागण परिवर्धन, पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। अगला जो चरण है वो है नंबर 2, पश्च परागण परिवर्धन, पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। देखिए ये जो चरण है परिवर्धन का, यह परागण के बाद संपन्न होता है अभी, परागण के बाद, ठीक है। डायग्राम से देखते हैं थोड़ा कि ये मान लीजिए अपने कोई फ्लावर बना रहे हैं सिंपल सा, जैसे कि ये फ्लावर हो गया, ठीक है, और ये परागकोश है एंथर, और ये यहां पर अपने कोई दूसरा फ्लावर देख रहे हैं, दूसरे फ्लावर की सिर्फ मैं गाइनोसियम ही बना रहा हूं, यानी जो दूसरा फ्लावर है उसमें जो मादा जननांग है केवल मैं उसी को निरूपित कर रहा हूं, सिर्फ ये पार्ट, ये भी है लेकिन अपने यहां पर शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा पूरा बनाने में, सिंपल देख रहे हैं। तो परागण का क्या मतलब हो गया, ये एंथर है यानी परागकोश है, इसमें परागकण बनेंगे और जब परागकोश परिपक्व हो जाएगा तो परागकण मुक्त हो जाएंगे,
मान लीजिए ये परागकण इसी जाति के किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरता है, जैसे ये गिर गया, ठीक है, ये मान लीजिए गिर गया, तो इस प्रक्रिया को अपने क्या कहेंगे, परागण। और जब ये गिरा था परागकण तो कितनी कोशिकीय अवस्था में था, 2, जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ ली। बड़ी कोशिका, कायिक कोशिका नीचे, जनन कोशिका। अब क्या होगा, अब परिवर्धन का अगला चरण शुरू होगा, पश्च परागण परिवर्धन। यानी अब इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे वो देखेंगे। देखिए, जो पश्च परागण परिवर्धन है वो कब संपन्न होगा, परागण के बाद। और इसमें क्या होगा, जो अंतःचोल है, अंतःचोल यानी इंटाइन, अंतःचोल जो है यानी इंटाइन, वो जनन छिद्र से, जनन छिद्र से एक नलिका के रूप में बाहर निकलेगा। और उस नलिका को अपने क्या कहेंगे, पराग नलिका या जनन नलिका। तो पश्च परागण परिवर्धन परागण के बाद की बात होगी, यानी परागण के बाद ये प्रक्रिया या ये चरण शुरू होगा। और इसमें अंतःचोल यानी जो इंटाइन है वो जनन छिद्र से एक नलिका के रूप में बाहर निकलेगा। और उस नलिका को कहते हैं पराग नलिका या जनन नलिका। तो देखिए कैसे इसका अपने डायग्राम में बनाते हैं। ये मान लीजिए अपना था परागकण, ठीक है, इस तरीके से। और ये अपने एक जॉइन बना रहे हैं, अंदर की ओर इंटाइन है ही। क्या होगा, देखिए ये इंटाइन है यहां पर, और ये एक नलिका के रूप में बाहर निकलेगी इस तरीके से। इसको अपने कहेंगे पराग नलिका या जनन नलिका। ठीक है, इसको भी अपने थोड़ा डिग्रेड कर देते हैं। जो सेल वॉल थी वो थोड़ी डिग्रेड अपनों ने कर दिया, डिग्रेड हो जाएगी धीरे 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 धीरे, यानी नष्ट हो जाएगी। अब क्या है, अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो केंद्रक है ये कायिक कोशिका का केंद्रक है, तो इसको अपने कहेंगे कायिक केंद्रक। और ये जनन कोशिका का केंद्रक है, क्योंकि जनन कोशिका ये है, कायिक कोशिका ये है, तो इसको कहेंगे जनन केंद्रक या जर्म न्यूक्लियस। सबसे पहले जो कायिक केंद्रक है वो इस पराग नलिका में आ जाएगा भी, जैसे अपने दिखा देते हैं। कि जो कायिक केंद्रक है वो पराग नलिका में आ गया है, और इसके पीछे जनन केंद्रक है। तो ये कौन है भी अपना कायिक केंद्रक, जो कि पराग नलिका में आ गया है। अब इसको अपने कहेंगे नलिका केंद्रक, नलिका केंद्रक। यानी कायिक केंद्रक जब नलिका में आ जाएगा तब उसको अपने नलिका केंद्रक कहेंगे। इंग्लिश में कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस। अब क्या होगा, पराग नलिका की लंबाई धीरे धीरे बढ़ेगी और नलिका केंद्रक आगे मूव करेगा, और उसके पीछे पीछे जनन केंद्रक मूव करेगा। यानी यहां पर जो नलिका केंद्रक है ना, वो जनन केंद्रक की दिशा को निर्देशित करेगा।
जैसे जैसे या जिस डायरेक्शन में नलिका केंद्रक बढ़ेगा उसके पीछे पीछे ही जनन केंद्रक बढ़ेगा। तो अपने थोड़ा डायग्राम को और बड़ा कर दे, यानी पराग नलिका को बड़ा कर दे, लंबा कर दे, यहीं पर समझते हैं। जैसे ये पराग नलिका पहले की तुलना में लंबी हो गई है और ये मान लीजिए अपना नलिका केंद्रक है और पीछे था जनन केंद्रक, वो यहां पर आ गया है। ठीक है, देखिए ये जो प्रक्रिया है ना, यानी पश्च परागण परिवर्धन, आपसे पूछ ले कहां पर संपन्न होता है, तो वर्तिकाग्र पर। कहां पर है? वर्तिकाग्र। और पूर्व परागण परिवर्धन वो परागकोश में संपन्न होता है। पूर्व परागण परिवर्धन परागकोश में संपन्न होता है और पश्च परागण परिवर्धन वर्तिकाग्र की सतह पर। तो अपने देख लेते हैं थोड़ा यहां पर डायग्राम बनाकर। जैसे मान लीजिए ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, ठीक है, और ये नीचे ओव्यूल आ जाएगा, ठीक है, और ये अपना परागकण था। तो इस तरीके से पराग नलिका बनेगी भी। जो पराग नलिका है वो वर्तिका से होती हुई, क्योंकि जो परागकण है वो वर्तिकाग्र की सतह पर तो गिरा हुआ है। वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, वर्तिका यानी स्टाइल, और ये अपनी ओवरी यानी अंडाशय। तो ये परागकण जो था ना, ये वर्तिकाग्र की सतह पर गिर गया है और अब परागकण जो है उसका अंकुरण होगा, यानी पराग नलिका जनन नलिका बनेगी, जो अपने पढ़ते हैं पश्च परागण परिवर्धन में। तो यहां पर ऐसे इस तरीके से ये जो नलिका है या पराग नलिका है वो वर्तिका से होती हुई बीजांड की ओर गति करेगी या अंडाशय की ओर गति करेगी। इस तरीके से पूरी प्रक्रिया आगे देखेंगे अपनी डिटेल में, ठीक है। तो देखिए अपने आगे थे यहां पर, और इस डायग्राम में क्या अपनों ने दिखाया है कि ये ट्यूब न्यूक्लियस है भी, ट्यूब न्यूक्लियस, और ये जर्म न्यूक्लियस। थोड़ी देर बाद में जो जर्म न्यूक्लियस है वो विभाजित होगा, समसूत्री विभाजन होगा। जो जनन केंद्रक है या जो जर्म न्यूक्लियस है उसमें समसूत्री विभाजन होगा और दो नरयुग्मक बनेंगे भी, दो नरयुग्मक बनेंगे, ठीक है। और कुछ समय बाद में ट्यूब न्यूक्लियस नष्ट हो जाएगा। जो ट्यूब न्यूक्लियस है ना उसका काम जो था वो हो गया है, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो नष्ट हो जाएगा और बचेंगे सिर्फ दो नर युग्मक। ये जो संरचना है ना जिसमें दो नर युग्मक है, इसको कहते हैं परिपक्व नर युग्मकोद्भिद, परिपक्व नर युग्मकोद्भिद, ठीक है। यानी ये अपना जैसे लघु बीजाणु था, लघु बीजाणु जो है ना वो भी नरयुग्मकोद्भिद है, लेकिन ये परिपक्व नरयुग्मकोद्भिद नहीं है। लघु बीजाणु नरयुग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है और लघु बीजाणु से ही आगे इस स्ट्रक्चर का विकास हुआ है और इस संरचना को, इस स्ट्रक्चर को अपने कहते हैं परिपक्व नरयुग्मकोद्भिद। यानी परिपक्व नरयुग्मकोद्भिद का मतलब जिसमें दो नरयुग्मक हो। आज करेंगे इतना ही, बाकी करते हैं कल।